Okay, so hello everyone and welcome to this session. Uh, Let me see if my screen is still shared. Okay, so welcome to this session. सेशन का नाम है ग्रेस। तो ये हमारा एनवायरमेंटल इनिशिएटिव है। ये हम पिछले 5 साल से एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो इस इनिशिएटिव को हमने अभी ग्रेस नाम दिया है, क्योंकि ग्रेस इज़ एन एक्रोनिम। इट रिप्रेजेंट्स 5 क्वालिटीज़ जो आप देख सकते हैं सामने। तो आज अर्थ डे है, तो हमने सोचा कि इस अ, अच्छे दिन पर कुछ ऐसी जानकारी शेयर की जाए जो जनरली हमारे अवेयरनेस में नहीं होती है। हमने बहुत कुछ सुना रहता है पर एग्जैक्टली हमारे पास साइंटिफिक डेटा नहीं होता है। और ये मेरे पास भी पहले नहीं था, पर ओवर टाइम मेरा इस एरिया में इंटरेस्ट बढ़ा, तो मैंने कुछ जानकारी हासिल की। तो मुझे लगा कि जानकारी शेयर करनी चाहिए सबके साथ। तो आज का शुभ दिन है, तो आज ये मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। और आप भी अगर कुछ जानते हो तो आप शेयर कर सकते हैं। इसको इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, ठीक है। तो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारे एग्जिस्टेंस से। कि हम कहते हैं कि धरती, राइट, पृथ्वी, अर्थ। तो क्या हम जानते हैं कि पृथ्वी एग्जिस्टेंस में कितने सालों से है? धरती के अर्थ की एज क्या होगी अप्रोक्सीमेटली? कोई जानता है? कोई गेस करना चाहेगा? एनीवन, एनी गेस? एनीवन? ओके, तो एज पर साइंटिस्ट, ठीक है। हाँ, 3 लाख ईयर्स। 3 लाख सालों से। 3 लाख ईयर। ओके, यानी थैंक यू मैंने दीपक। भी मैंने भी हाँ हाँ, थैंक यू। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि धरती 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, मतलब लगभग 450 करोड़ साल तब से धरती है। नो डाउट धरती अभी जिस अवस्था में, अभी इस अवस्था में पहले से नहीं थी। कंटिन्यूस इवोल्यूशन हुआ है। पहले सब हॉट गैसेस थे, फिर देयर वाज लावा एंड समहाउ अर्थ सॉलिडिफाई होते होते, ठंडी होते होते इस स्टेज तक पहुंची। तो 450 करोड़ साल से अर्थ का एग्जिस्टेंस है। और क्या हम जानते हैं कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस धरती पर कब से? सबसे पहले धरती आई और धरती पे ह्यूमंस आए। हमारी जो प्रीवियस स्पीशीज थी, जो ह्यूमन रेस भी इवॉल्व हुए, हम सब जानते हैं। तो ह्यूमंस धरती पर कितने सालों से, क्या कोई जानता है? एनी गेस? संगीता मैम, रूपाली, एनी गेस? नो वन नोज? एक वाइल्ड गेस ले सकते हैं कोई? ठीक है, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि 7 लाख साल से ह्यूमन धरती पर है। वो एक फेमस डायग्राम हम सब ने देखा होगा ना, एक इवोल्यूशन का। लेट मी शेयर दिस डायग्राम। डायग्राम दिख रही है सबको ये? सॉरी, हाँ, दिस डायग्राम है ना, ये ह्यूमन ऑलमोस्ट लाइक अ मंकी, वहाँ से हम इवॉल्व होते होते यहाँ तक आए। तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 7 लाख साल का इवोल्यूशन है हमारा। सो धरती है 450 करोड़ साल पुरानी, और हम है धरती पे 7 लाख साल से सिर्फ। ठीक है, और इन 7 लाख सालों में हम एज अ होमो सेपियन, एज अ स्पीशीज, हम कब डेवलप हुए? तो 10-12 हज़ार साल पहले से, जो एक एडवांस ह्यूमन बीइंग बोला जाता है, ह्यूमन स्पीशीज। पहले हम होमो इरेक्टस, देन निएंडरथल्स, ऐसी हमारी कई प्रजातियां थे, है ना। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हम लोग एग्जैक्ट ह्यूमन जैसे नहीं थे। तो हम 7 लाख साल में ऐसा इवॉल्व होते होते यहाँ तक पहुंचे आज, है ना।
तो 7 लाख साल में भी हम 10-12 हज़ार साल ही हम जंगल से बाहर रहे। 7 लाख साल हम जंगल में ही थे, बिल्कुल बाकी जानवरों की तरह ही रहे हैं। और इसमें से सिर्फ 10-12 हज़ार साल हम बाहर रहे जंगल से, जहाँ पे हमने खेती करना शुरू किया। जब से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तब से हम लोग कहते हैं कि हमारा सिविलाइजेशन एक्चुअली स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ कि एक पर्सपेक्टिव देने के लिए कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, और इवोल्यूशन का सही मायने में आज क्या मतलब है ना। तो इस ये डायग्राम अगर हम देखेंगे तो इससे हमें पता चला कि हमारा इवोल्यूशन फिजिकल ज़्यादा हुआ है ना। नो डाउट माइंड लेवल पे भी बहुत इवोल्यूशन हुआ है, बट लार्जली द इवोल्यूशन सो फार हैज़ बीन फिजिकल इन नेचर। ठीक है, और साइंटिस्ट अभी कहते हैं कि इसके आगे हमारा इवोल्यूशन फिजिकल नहीं होगा, क्योंकि फिजिकली हम जितना इवॉल्व हो सकते थे उतना इवॉल्व हो गए, है ना। बॉडी की एक अपनी कैपेसिटी होती है, ब्रेन की अपनी कैपेसिटी, कितने न्यूरॉन्स हम स्टोर कर सकते हैं। आजकल के बच्चों को आप देखोगे तो थोड़ा हेड का साइज उनका थोड़ा बड़ा होता है कंपेयर टू द प्रीवियस। हम जब बच्चे थे तो हमारा सर इतना बड़ा नहीं था। तो अभी जो बच्चे हैं इनका ये फिजिकल जो इवोल्यूशन है, साइंटिस्ट कहते हैं कि अभी ये लास्ट फिजिकल इवोल्यूशन। इसके आगे जो इवोल्यूशन होगा इट विल बी इन साइकोलॉजिकल इन नेचर, इन इवोल्यूशन विल बी इन कॉन्शियसनेस, है ना, चेतना जो हम हिंदी में शब्द यूज करते हैं। तो चेतना के लेवल पे अभी इवोल्यूशन होगा, फिजिकल लेवल पे अभी ज्यादा इवोल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो ये जो हम इवोल्यूशनरी लाइन देख रहे हैं, टाइम लाइन आदि मानव से लेके आज तक, तो ये अभी यहाँ पे आपको फिजिकल दिख रहा है इवोल्यूशन, तो इसके आगे फिजिकल चेंजेस ज्यादा नहीं दिखेंगे, बहुत ही माइनर रहेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अभी कॉन्शियसनेस पे चेंज होने वाला है। कॉन्शियसनेस मतलब क्या, हमारी चेतना जो हम बोलते हैं, चेतना होती है और एक सोल होता है, हमारी एक आत्मा होती है ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस लेवल पे चेंज आना मतलब क्या, आपको क्या लगता है व्हेन यू हियर दिस वर्ड क्वाइट ऑफन, ये कॉन्शियसनेस, somebody is a conscious human being, somebody somebody is a high conscious being। तो कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है, क्या कोई बता सकता है? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉन्शियसनेस? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्शियसनेस? जब भी आप सुनते हो तो आपके मन में पहले क्या आता है? कोई बताना चाहेगा? कुछ भी शेयर करो, यहाँ पे वी आर लाइक अ फैमिली, जय श्री परिवार का ग्रुप है, तो कोई भी फ्रीली शेयर करो, यहाँ पे कुछ राइट और रॉन्ग नहीं है ना। बट हमारा जैसे हम शेयर करते हैं ना, तो हमारे माइंड में भी वो चीज़ें क्लियर होती जाती है ना। नहीं तो ये प्रवचन जैसा हो जाए कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ और आप सिर्फ सुन रहे हो, और आप लोग कैमरा भी ऑन नहीं कर रहे हो, तो मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि आप कैमरा ऑन करेंगे तो मुझे थोड़ा फेशियल एक्सप्रेशन से भी थोड़ा पता चलेगा। यस, कोई बताना चाहेगा कि कॉन्शियसनेस मतलब क्या? हाय रूपाली, कांट हियर यू, यू आर म्यूटेड। अभी आ रही है आवाज? हाँ, गो अहेड। Okay. So I said consciousness is like awareness, like being aware of what you are doing or what is happening around you. हम्म, So that is being present to that. ओके, गुड वन। सो अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस ये वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, राइट। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कोई इंसान हाईली अवेयर पर्सन है या हाई कॉन्शियस पर्सन है, इसको कैसे पहचानेंगे? या फिर हमारे खुद के रेफरेंस में कि हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है या हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, हमें कैसे पता चलेगा? उसका क्या बेंचमार्क क्या होता है? समझ में आ रहा है मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? बाकी जनता, वृशाली, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? वृषाली शायद ड्रॉप हो गई अच्छा, है। हाँ, वापस ज्वाइन हो गई। हाँ हाँ, ओके। दीपक जी, आपको क्या लगता है कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, चेतना मतलब क्या, ये कैसे? कॉन्शियसनेस का जो मीनिंग है, जो मैंने समझा है, वो हाँ, अवेकनिंग होता है। अवेक होना, जागृत होना, कि सडनली कोई, अभी समझो कोई बॉल फेंक रहा है मेरी तरफ, हम्म, ऑन द स्पॉट मेरा हाथ ऊपर उसको पकड़ने को, भाई मेरे सर पे नहीं आ हम्म, कुछ, ऑन द स्पॉट इमीडिएट, ये बोलते हैं ना, रिएक्शन या रिस्पॉन्ड देना, ओके, वो कॉन्शियसनेस वो अपने आप होता है। क्योंकि ये जो ट्रुथ जो है, जो सच्चाई है, वो
सोचे समझे नहीं बोला जा सकता है, ऑन द स्पॉट बोला निकल जाता है। ये तो ये ट्रुथ जो सच्चाई, आप अलर्टनेस की बात कर रहे हो अलर्टनेस, अवेकनिंग का बात कर रहा हूँ। ना? इट्स नॉट अबाउट अवेकनिंग। अवेकनिंग हायर स्टेट हो गई, है ना, स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में। या आप मेंटल अलर्टनेस की बात कर रहे हो कि आपकी तरफ मेंटली कुछ, यार। हाँ, मेंटल अलर्टनेस। तो ये अलर्टनेस है, हम्म। ठीक है, दिस इज नॉट कॉन्शियसनेस, हम्म। ठीक है। पर एक अच्छा प्रयास किया आपने, और ये भी कॉन्शियसनेस का ही पार्ट है कि जैसे कोई बेहोश हो जाता तो हम लोग क्या बोलते हो, अनकॉन्शियस हो गया, है ना, कॉमन टर्म में ये यूज करते हैं ना हम लोग। तो उस हम्म। कॉन्टेक्स्ट में आप सही हो कि अलर्टनेस है, अवेकन स्टेट है, कि आप यू आर अवेक, यू आर नॉट स्लीपिंग। क्योंकि वो है, वो हाँ, अंदर है, राइट, तो मैं कॉन्शियस हूँ। वो नहीं है तो अनकॉन्शियस हो गया। राइट, राइट, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? लीना, संगीता मैम? ओके, तो चलो, सिंपल टर्म्स में अगर हम समझना चाहें तो कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है कि आप कितने, आपकी समझ की लेवल क्या है, आप कितने समझदार हो, है ना। इंसान समझदार है या नहीं ये कैसे पता चलता है? इंसान के चॉइसेस से पता चलता है कि इन गिवन सिचुएशन देयर आर टू चॉइसेस, व्हाट डू यू चूज, ये आपकी समझ दिखाती है ना। तो इसी को कॉन्शियसनेस कहा गया है कि जो हाई कॉन्शियस इंसान होता है उसके चॉइसेस भी हाई कॉन्शियसनेस होते हैं। एक हायर समझ, एक हायर अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई भी इंसान कोई चीज को एक्सेप्ट करता है और दूसरी चीज को रिजेक्ट करता है। तो ये कहाँ से आता है? ये कॉन्शियसनेस से आता है ना। तो इसको कॉन्शियसनेस कहा गया है स्पिरिचुअल टर्म्स में, है ना। मेडिकल टर्म में कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मतलब होश में है या बेहोशी में है, उसको कॉन्शियस और अनकॉन्शियस कहा जाता है। बट स्पिरिचुअल टर्म्स में कॉन्शियस मतलब क्या? जिसकी चॉइसेस ऊंची है, जो हाई क्वालिटी, हाई वैल्यू चॉइसेस जो इंसान करता है अपने जीवन में, उसको हाई कॉन्शियस इंसान बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्शियसनेस का मतलब होता है। तो अभी जो इवोल्यूशन आना है ह्यूमन इवोल्यूशन के टाइम लाइन में, इस डायग्राम के आगे वाला अभी, तो ये इवोल्यूशन कॉन्शियसनेस के लेवल पे आने वाला है, चेतना के लेवल पे आने वाला है। फिजिकल लेवल पे बहुत कम चेंजेस होंगे, ठीक है। तो स्पिरिचुअली अभी आप देखोगे कि अवेकनिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं अपने आप। ये पिछले 15-20 साल में देखो आप, पहले यंगस्टर्स कभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाते थे, सिर्फ एक एडल्ट या फिर जो थोड़े सीनियर लेवल के लोग थे वही स्पिरिचुअलिटी में जाया करते थे। और पिछले 15-20 साल में आप देखो ये चेंज, ये ट्रेंड है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड अक्रॉस कल्चर्स। हर कल्चर में लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, रिलीजन की तरफ झुकाव कम हो गया लोगों का, अध्यात्म की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं लोग। तो ये इसी बात का साइन है कि टाइम्स आर चेंजिंग नाउ, है ना। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अर्थ इटसेल्फ इज चेंजिंग, है ना। ऐसा कहते हैं कि अर्थ इज एंटरिंग इनटू फिफ्थ डायमेंशन। अभी हम लोग उस डिस्कशन में नहीं जाएंगे कि 3D क्या है, 4D क्या है, 5D क्या है। बट हम देखेंगे कि अभी अर्थ लेवल पे ही बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। इसीलिए हमारा जो इवोल्यूशन, जो हम तो धरती पर ही एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो अभी हमारे इवोल्यूशन में एक चेंज आया, एनर्जी में एक चेंज आया, और अभी यंगस्टर्स से लेके तो सीनियर सिटीजन तक सब लोग अध्यात्म की बात करते हैं। ये इसी वजह से है, क्योंकि आपने अभी सुना होगा कि पिछले 2 हफ्ते से कॉन्स्टेंटली हीट वेव की वार्निंग दी जा रही है ना। और पिछला साल 2023 साल अब तक के पिछले हजारों साल की हिस्ट्री में हॉटेस्ट ईयर ऑन अर्थ था। कैन यू बिलीव दिस? ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सब हीट हमारे पास कहाँ से आती है? सन से आती है। तो सन के सरफेस पे जो सोलर फ्लेयर्स है, जो ट्रिगर्स हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट धरती पर होता है, क्योंकि धरती पर वो रेज, पूरी ऊर्जा बहुत ज्यादा स्पीड से आती है। और अर्थ का अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से। तो सन की सारी ऊर्जा हम तक नहीं पहुंचती, फिल्टर होके आती है। इसलिए हम इतने अच्छे से हम रह पाते हैं धरती पर, है ना। पर अर्थ का भी अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वीक हो रहा है, और सोलर फ्लेयर्स काफी तेज बढ़ रही है, तो सीधा वो धरती पे ही हिट कर रही है अभी, है ना। और दूसरा रीजन है, धरती पर हमने जो पोल्यूशन फैलाया है, क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट।
कि धरती से जो ऊर्जा रिफ्लेक्ट होकर वापस जानी चाहिए वो वापस नहीं जा पा रही, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो रही, क्योंकि हमने CO2 के इतने लेयर बनाए अर्थ पे, इसकी वजह से अर्थ का ही टेम्परेचर बढ़ गया, नॉट जस्ट पूरा सोलर सिस्टम का ही टेम्परेचर बढ़ रहा है। आपने ये जरूर सुना होगा कि धरती पर अब तक 5 बार ऐसा मास एक्सटिंक्शन हो चुका है, कि 5 बार धरती पर सारे जीव नष्ट हो गए थे। ऐसा 5 बार हुआ है, एक बार दो बार नहीं, 5 टाइम्स। ये अर्थ का अपना एक साइकिल है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 27 मिलियन ईयर्स के बाद वो साइकिल आता है। तो लास्ट मास एक्सटिंक्शन कब हुआ था? जब डायनासोर मरे। डायनासोर क्यों मरे थे? क्योंकि धरती पर एक बहुत बड़ा धूमकेतु आके टकराया था, उससे सब डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, मर गए। सो दैट वाज द 5th मास एक्सटिंक्शन, और अभी हम 6th मास एक्सटिंक्शन पे पहुंच गए हैं। इसलिए आप देखोगे कि नेचुरल कैलेमिटीज इतनी बढ़ गई है, टेम्परेचर, अनटाइमली रेन, कभी भी बारिश ज्यादा हो जाती है, कभी कभी बारिश, कहीं कहीं बारिश हो ही नहीं रही है, कहीं पे बाढ़ आ रही है तो कहीं पे सूखा पड़ा है ना। ये सब चीजें क्यों हो रही? क्योंकि हमारा क्लाइमेट पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है। और अब तक जो 5 बार एक्सटेंशन हुआ, इसमें से 3 बार मास एक्सटेंशन हुआ था, उसका रीजन था एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड, और उस वक्त हम नहीं थे, तो समहाउ धरती पे जो प्रोसेसेस हो रही थी उसी से वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ गया था। तो 5 में से 3 बार एक्सटिंक्शन इसी वजह से हुआ, और अभी छठी बार हम फिर उस सिचुएशन में आ गए कि अभी कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस बहुत ज्यादा है धरती पर। हमने बहुत ज्यादा पोल्यूशन, हमारा जो लाइफस्टाइल है, डेवलपमेंट जो हमने की है, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन सब की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इसको हम साइंटिफिक पैरामीटर्स में अगर देखेंगे तो एक सिंपल सा चार्ट है, और ये इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैं आपको एक यूट्यूब का लिंक दूंगा जहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। आई होप एवरीबडी इज एबल टू सी दिस। देख पा रहे हैं सब लोग? Yes, yes. ओके, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो 3 कैटेगरी कि कौन से फैक्टर्स का हाई इम्पैक्ट है। जो ऊपर का येलो लेयर दिख रहा है ना, ये फैक्टर्स हाई इम्पैक्ट फैक्टर्स हैं। बीच वाला जो है वो मॉडरेट इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, और सबसे नीचे जो बॉटम में वो लो इम्पैक्ट फैक्टर है, ठीक है। तो लो इम्पैक्ट फैक्टर से हम स्टार्ट करते हैं। तो नीचे क्या है? अपग्रेड लाइट बल्ब्स, जो LED बल्ब्स हम यूज करते हैं। हमें लगता है कि हमने अगर जो पुराने जो फिलामेंट वाले बल्ब बदल कर हमने अगर LED बल्ब लगा लिए, तो हमने पावर सेविंग की। पावर सेव कर रहे हैं मतलब बिजली प्रोड्यूस करने के लिए जो फॉसिल फ्यूल्स, कोयल, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज लग रहे हैं तो वो कम लग रहे हैं। तो अगर हम लाइट बल्ब अपग्रेड कर लेते तो हम इसमें थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 0.10। इसको हम परसेंट में गिनेंगे, ठीक है। और ये फैक्टर्स किस बेस पे है कि CO2 पर ईयर इमिशन कितना होता है इस फैक्टर की वजह से। तो हमें अगर CO2 कंट्रोल करना है तो हमें इन फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा। ये इस इमेज का पर्पज है। तो ये लो इम्पैक्ट फैक्टर हो गया। मॉडरेट इम्पैक्ट वाले फैक्टर कौन से हैं? हैंग ड्राई क्लोथ्स, रिसाइकलिंग हमें पता है, प्लास्टिक, रिसाइकलेबल प्लास्टिक जो होता है। वॉश क्लोथ्स इन कोल्ड वाटर, ये उस उन कंट्रीज में लागू होता है जहाँ पे ठंड बहुत होती है, तो वो लोग कपड़े धोने के लिए कपड़े पानी गर्म करते हैं। तो पानी गर्म करने के लिए जो फ्यूल यूज होता है, एनर्जी होती है, यूज होती है, तो उसको बचाया जा सकता है अगर वो कोल्ड वाटर में या नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले पानी से कपड़े धोए। इस फैक्टर का ये मतलब है। ईट अ प्लांट बेस्ड डाइट, कि वेजिटेरियन बनो। नॉन वेजिटेरियन, आपको पता होगा कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है, सपोज पूरी दुनिया में, पूरी धरती पे 100 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है जिसपे एग्रीकल्चर किया जा सकता है, ठीक है। सभी जमीन पे तो एग्रीकल्चर होता नहीं, आपको पता है। सब पूरी की पूरी जमीन खेती लायक नहीं होती है ना, उपजाऊ नहीं होती। तो ऐसा अज्यूम करते हैं समझने के लिए कि पूरी धरती पर सिर्फ 100 एकड़ जमीन इस लायक है कि वहाँ पे खेती की जा सकती है। तो अभी उस 100 एकड़ में से 70 एकड़ जमीन किस चीज के लिए यूज होती है? जानवरों को फीड देने के लिए। जानवर जो चारा खाते हैं उनके लिए फीड प्रोड्यूस करने के लिए 70% एग्रीकल्चर लैंड यूज होती है। सिर्फ 30% एग्रीकल्चर लैंड यूज होती है कि वो ह्यूमंस को खाना प्रोड्यूस करने के लिए। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि नॉन वेज फूड इतना खाया जाता है वर्ल्ड वाइड। जो जानवरों को काटा जाता है नॉन वेज के लिए, वो जानवर तो वेज ही होते हैं, है ना। मुर्गी हो, बकरे हो, गाय भैंस, ये सब तो चारा ही खाते हैं, राइट। तो उनको जितना चारा लगता है, जितनी ग्रास लगती है, जितनी फील्ड लगती है, उसके लिए 70% एग्रीकल्चर लैंड यूज होता है। कैन यू इमेजिन दिस? तो सोचो, अगर नॉनवेज खाना अगर कम हो जाए परसेंटेज में, एकदम तो बंद नहीं हो सकता, उसके भी अपने एक रीजन है, उसका भी एक
फायदा है, राइट। एकदम तो बंद नहीं हो सकता, पर अगर ये परसेंटेज रिवर्स हो जाए, सपोज कि 70% वेज हो जाए और 30% नॉन वेज हो जाए, तो भी क्लाइमेट चेंज में CO2 इमिशन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर हम हाई इम्पैक्ट फैक्टर्स पे जाते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके रूपाली, गुड। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हाई इम्पैक्ट फैक्टर्स कौन से। रिप्लेस गैसोलीन विथ हाइब्रिड, है ना। गैसोलीन जो कार्स होती है, जो पेट्रोल डीजल पे चलती है, उसको गैसोलीन बोला जाता है। तो वो अगर हाइब्रिड इंजन में कन्वर्ट हो जाए, हाइब्रिड मतलब हाइड्रोजन बेस्ड कार, जो हाइब्रिड फ्यूल यूज किया जाए, तो 1.15% इम्पैक्ट आ सकता है, CO2 रिडक्शन हो सकता है। रिड्यूस इफेक्ट्स ऑफ ड्राइविंग बाय ग्रीन एनर्जी, ये सब हमारे जो यूटिलिटी है, अवॉइड एयर ट्रैवल, लिव कार फ्री, ये जो हम यूटिलिटीज यूज करते हैं उससे रिलेटेड फैक्टर्स है। पर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1%, 1.5%, मैक्स 2.4%। ठीक है। दो जो सबसे हाईएस्ट फैक्टर है वो है हैव वन फ्यूअर चाइल्ड, मतलब अगर दो बच्चों की जगह अगर हम सिर्फ एक बच्चा पैदा करें, तो हम 58% कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे CO2 कट डाउन करने के लिए। ह्यूमन इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर बिहाइंड CO2 इमिशंस, क्योंकि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उससे रिलेटेड जो चीजें जरूरी होती, बच्चा जन्म लेने के पहले ही कितनी तैयारी करनी पड़ती, हमें सबको पता है ना। इतनी मेडिकेशंस और जो भी केयर करनी पड़ती है, तो जन्म के पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है वहां से लेके जब तक वो पूरी जिंदगी जीता है, 70, 80, 90, 100 ईयर्स, उस एज में, उस लाइफ स्पैन में जितने CO2 इमिशंस होते हैं एक ह्यूमंस के द्वारा, उसके कंपैरिजन में बाकी फैक्टर्स बहुत ही छोटे हैं। CO2 इमिशन में कंट्रीब्यूशन कितना है? 58.6%, मतलब ऑलमोस्ट 60% पकड़ लीजिए। कहाँ 60% और कहाँ ये 1-2% वाले फैक्टर्स, सोचने वाली बात है। अर्थ पे क्यों इतना क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा प्रॉब्लम है और वो क्यों सॉल्व नहीं हो पा रहा है? इसका रीजन ये है कि अभी हमारी पॉपुलेशन है 8 बिलियन, 800 करोड़ लोग अभी धरती पर है, और ये दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। और ये डेटा है 2017 का, आप नीचे देख सकते हो सोर्स, सेथ विंसेंट किम्बरली, 2017 का ये रिसर्च रिपोर्ट है। तो ये एटलीस्ट अभी 7 साल पुराना डेटा है, पर फिर भी आप, हमें तो पता है पॉपुलेशन कितनी, और इंडिया उसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है ना, हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो ये एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। नहीं तो हम सिर्फ बोलेंगे कि हमें धरती बचाना है, हम सिर्फ पेड़ लगाएंगे, इससे कोई बड़ा इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। हमें हम नॉर्मल बल्ब की जगह LED बल्ब लगाएंगे, हम डाइट चेंज कर लेंगे, कार कम चलाएंगे, बोलेंगे हम सोलर पे कार चलाएंगे, इलेक्ट्रिक कार चलाएंगे, इससे कितना फर्क पड़ने वाला है ये आपके सामने है। ये साइंटिफिक डेटा है, ये कोई भी फिलोसॉफी या पर्सनल बिलीफ या कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये बिल्कुल आपके सामने और ये पब्लिकली अवेलेबल है। पर ये कोई भी बोलना नहीं चाहता है, क्यों? क्योंकि कोई गवर्नमेंट अगर बोले कि हम चाइल्ड कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल पॉलिसी लाएंगे, तो लोग उसको पसंद करेंगे क्या? बताइए आप, अगर आपको कोई सलाह दे कि नहीं अब बच्चे पैदा मत करो, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? किसी को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये चीजें कोई बताता नहीं है, ओपनली नहीं बताता है, पर ये डेटा पूरा पब्लिकली अवेलेबल है। तो हम जब बोलते हैं कि हमारा इवोल्यूशन कॉन्शियसनेस के लेवल पे होने वाला है, तो इसका मतलब क्या होता है? कि हमें बेहतरीन चॉइसेस करनी है लाइफ में, है ना। तो ही हम, धरती हो या हमारा खुद का जीवन हो, हर चीज में हमारी कॉन्शियसनेस को हमें यूज करना है, हमारी समझ को यूज करना है। और समझ बढ़ाने के लिए सिर्फ एक और एक ही तरीका होता है, वो होता है अध्यात्म। ठीक है। इसलिए हम जब बोलते हैं कि जय और विजय, विजय मतलब क्या? एक्सटर्नल विक्ट्री, विक्ट्री ओवर समबडी, उसको विजय बोला जाता है, किसी को जीत लेना, जैसे वॉर्स होते हैं या जो भी, ऑल एक्सटर्नल थिंग्स। और जय क्या होता है? इंटरनल विक्ट्री, विक्ट्री ओवर आवर ओन इग्नोरेंस, आवर ओन इनसिक्योरिटीज, आवर ओन लिमिटेशंस, उसको जय बोलते हैं, है ना। तो अभी जय का टाइम है, अभी विजय का टाइम नहीं है, क्योंकि जो भी हम अनुभव करते हैं हमारे भीतर अनुभव करते हैं, है ना। तो हर चीज का, जो भी हम चॉइस लेने वाले हैं जीवन में, हर एक का इम्पैक्ट हमारे अंदर आने वाला है ना। बाहर तो हो ही रहा है जो होना है, और उस पर हम कितना कंट्रोल कर सकते हो उसके लिमिटेशन है हमारे। और हम खुद के अंदर कैसा महसूस करते हैं, ये 100% हमारा कर्म है। हम चॉइसेस क्या कर रहे हैं जीवन में, ये डिसाइड करेगा कि हमारी आंतरिक अवस्था कैसी है,
हमारे आध्यात्मिक अवस्था कैसी होने वाली है, ये हमारा चॉइस है और हमें यही चूज करना है ना। तो सिंपल सिंपल चीजें, जैसे हम हर ट्यूसडे को मंगल मैत्री प्रार्थना करते हैं कि सबका मंगल हो, है ना। हम सिर्फ हमारा मंगल नहीं चाहते, हम सबका मंगल चाहते हैं। हमारा टैगलाइन नहीं है वेल बीइंग ऑफ एवरी बीइंग्स, कि सबका मंगल हो। सबका मंगल होगा तो ही सही मायने में हमारा मंगल होगा, राइट। इमेजिन करो कि सिर्फ आप अच्छे हट्टे कट्टे और आपके आसपास वाले आपके सारे दोस्त, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव सब बीमार है, तो आपको आप अच्छा रह पाओगे क्या? नहीं रह पाओगे ना, क्योंकि हम स्टैंड अलोन बीइंग नहीं है। हम लोग इंडिपेंडेंट बीइंग्स नहीं, हम लोग सोशल बीइंग्स हैं। वी आर इंटरडिपेंडेंट, है ना। सबको सबके साथ हम जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक लेवल पे भी और साइंटिफिक लेवल पे भी और सोशल लेवल पे भी। ठीक है। तो ये मैसेज है कि कॉन्शियसनेस लेवल पे इवोल्यूशन आ रहा है, ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हुई है, और हम देखते हैं कि अभी अर्थ लेवल पे जो चेंजेस आ रहे हैं, जो चैलेंजेस आएंगे, उनको डील करने के लिए तो और भी ऊंची चेतना चाहिए। तो इसीलिए जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इतनी आप देखते हो, तो इनका यही रोल है कि जब चैलेंजेस आएंगे तो हम सब मिलकर उन चैलेंजेस का सामना करेंगे, है ना। इसीलिए हमें किसी न किसी आध्यात्मिक संस्था से जुड़ना जरूरी है, किसी न किसी कम्युनिटी का पार्ट होना जरूरी है। ठीक है। तो यही मैसेज आज कन्वे करना था, और आज का दिन इतना शुभ था, इसलिए ये दिन हमने चुना था। एक्चुअली मैं 8 घंटा ड्राइव करके आया था और मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था इस सेशन से, पर ये डेटा मेरे पास था, तो मुझे लगा कि ये डेटा मैं शेयर करता हूँ तो एटलीस्ट कुछ एक क्लैरिटी आएगी। और अगर कुछ डाउट है तो कुछ हम लोग क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, कुछ क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। यस रूपाली। मतलब वो कांदिवली में एक हम लोग ने प्लांटेशन ड्राइव किया था ना। राइट। आई थिंक वो मियावाकी टाइप का, तो वो है क्या? मतलब उसके कुछ पिक्स देखने मिलेंगे क्या? आप अगर वो साइड कभी वो जाओगे तो पोस्ट कर दीजिए। वो है, पर अभी वो लोग वो क्या कर रहे हैं, वो पूरा वो टेम्पल का पूरा प्रीमाइसेस उन्होंने अभी बढ़ाया है। तो जो बचे कुचे प्लांट्स थे वो लोग वो निकाल के साइड में ओके प्लांट ओके करने वाले हैं, और वहाँ पे हमें फिर से प्लांटेशन करना है अभी मई मंथ में। मई एंड में करेंगे या फिर ओके जून के फर्स्ट वीक में करेंगे। ओके ग्रेट। ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो फैक्टर्स है, इसमें ट्री प्लांटेशन का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, क्योंकि ट्री प्लांटेशन एक ऐसी एक्टिविटी जिसको बहुत साल लगते हैं, एक पेड़ बढ़ाने को बहुत साल लगते हैं। पेड़ का इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है ना। ये इसका सिग्निफिकेंस है, और हमें वो करना है कि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जितनी इमिट हो रही है, हम तो रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो इमिट होगी। तो वो सोखने के लिए ट्रीज का सिग्निफिकेंस है, और वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। साइंटिस्ट बोलते हैं कि एवरी डे 100 से लेके 500 तक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है हमेशा के लिए, क्योंकि जो टेम्परेचर लेवल्स बढ़ रहे हैं, आधा डिग्री टेम्परेचर बढ़ना भी कुछ इंसेक्ट्स या पैथोजेंस या जो छोटे छोटे बिल्कुल छोटे कीटक होते हैं, उनके लिए बहुत घातक होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे बॉडी में वायरस आ जाता है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा लेती है ना हमारा, 1-2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाती है बॉडी, क्योंकि वो 1-2 डिग्री टेम्परेचर भी काफी होता है उन वायरसेस को, पैथोजेंस को मारने के लिए। तो सोचो, पूरी धरती का टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, तो कितने सारे छोटे छोटे कीटक जीव जंतु मर रहे होंगे डेली। तो हम अभी उस अवस्था में है, पर फिर भी हम प्लांटेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो गलतियां की उसका वो प्रायश्चित है ना। एक पेड़ भी अगर खड़ा हो जाता है तो कितने लोगों को छाव देता है वो। अभी हम गर्मी में महसूस कर रहे हैं। अभी मैं कल ही एक शादी में गया था, 42 डिग्री टेम्परेचर था, 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। शादी में गया था, वो एक मंदिर टेम्पल कैंपस में था वो शादी। तो वहां पे इतने लंबे ऊंचे और घने नीम के पेड़ थे कि इतना मस्त आता कि पंडाल से मैं बाहर आ गया और वो पेड़ के नीचे खड़ा था मैं। इतनी मस्त ठंडा हवा लग रही थी। 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी ठंडी हवा आ रही थी। सोचो, ये पेड़ का सिग्निफिकेंस है। इसमें क्लाइमेट चेंज में कितना इम्पैक्ट आएगा पता नहीं, पर एटलीस्ट जो पेड़ पे जो जीव जंतु पक्षी छोटे छोटे प्राणी डिपेंडेंट होते हैं, उनके लिए तो काफी बड़ा सहारा हो जाता है ना। इसलिए हम प्लांटेशन का इनिशिएटिव लिया है हमने, हम करते हैं। और इसके साथ साथ हमने, अगर आप देखोगे हमारे वीडियोस, तो हमने एक बार एक ऐसा किसी ने एक मटेरियल इन्वेंट किया था स्टार्च बेस्ड, कि प्लांटेशन में जो सैपलिंग्स होती है वो तो प्लास्टिक के बैग में ही आती है, राइट।
जब हम प्लांटेशन करते तो प्लास्टिक बैग का क्या होता है, वो ऐसे ही कचरे में जाती है, तो फिर से पोल्यूशन हो ही रहा है। तो एक इन्वेंशन किया गया कि स्टार्च बेस्ड, वो प्लास्टिक जैसा ही बिल्कुल मटेरियल है। आप मुझे मिलोगे तो मैं दिखाऊंगा आपको, मेरे पास सैंपल है अभी भी। तो वो बिल्कुल अभी है मेरे पास में, दिखा देता हूँ आपको। तो उसके साथ ही वो बैग के साथ ही वो पेड़ को, सैपलिंग को प्लांट किया जाता है, और वो 3 महीने में ये मटेरियल, ये देखो ये वो मटेरियल है, बिल्कुल प्लास्टिक दिखता है। अगर मैं आपको नहीं बताऊँ तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये प्लास्टिक है या नहीं। ठीक है, ये देखो ये इसी बैग है। ठीक है, तो ये स्टार्च मटेरियल, और ये अपने आप 2-3 महीने में सॉइल हो जाता है, बिकॉज ये ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो ऐसे इन्वेंशन हो रहे हैं, पर इनका इम्पैक्ट बहुत कम है। एक तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा रहती है, तो सब लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते, सबसे बड़ा फैक्टर है। और अवेयरनेस फैलाने के लिए और आदतें बदलने के लिए बहुत टाइम लगता है ना। पर हम करेंगे, क्यों? क्योंकि करना चाहिए। हमें अपनी चेतना को इवॉल्व करना है। हमारी चेतना क्या बोल रही है कि अच्छे से अच्छे चॉइसेस करो, जो भी तुम्हारी कैपेसिटी, यथाशक्ति हमें प्रयास करना है। ठीक है, थैंक यू रूपाली। एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चन? संगीता मैम? नो? ठीक है, ऑलराइट। तो रूपाली, लेट्स हैव द प्रेयर। हम छोटा सा एक हमारा मदर अर्थ प्रेयर है, तो वो ग्रैटिट्यूड भी है और उसमें एक्नॉलेजमेंट भी है। तो हम बस 10-15 सेकंड का ही प्रेयर, छोटा सा प्रेयर। रूपाली विल गाइड अस, यू कैन जस्ट क्लोज आवर आइज एंड इमेजिन मदर अर्थ इन वॉट एवर वे यू कैन। यस रूपाली। So we will all pray for Mother Earth. Please close your eyes. अपनी आंखें बंद कर लेंगे और मदर अर्थ में धरती माता प्रार्थना। नमस्ते धरती माँ, हम आपके निस्वार्थ प्रेम के लिए गहरा आभार व्यक्त करते हैं। समय के साथ हम आपके आशीर्वाद को भूल गए हैं। आपको कष्ट पहुंचाने के लिए हमें क्षमा करें। आप हमारे लिए सब कुछ है। आज हम आपसे प्यार करने का वादा करते हैं। हम आपकी सुरक्षा और संवर्धन करने का वादा करते हैं। आपको प्यार और सम्मान से सशक्त करने की अनुमति दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय धरती माँ। थैंक यू रूपाली। तो इसी के साथ हम सेशन एंड करते हैं, और जब भी एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स रहेंगे तो हम पूरी ताकत से और दिल से जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। Right, we can promise to our mother earth that we will do whatever possible, whatever humanly possible, no matter what. Right, so thank you everyone for joining. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Jai Shri.